खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफीद भट्टी साहब, शहजाद भट्ट साहब, मैं हूँ सईद काजी और बहुत ही हमारी अहम मेहमान आज हमारे साथ होंगी फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। उनसे बात करने से कबल कुछ खबरें। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में के जो दो वज़ीर थे मौजूदा हुकूमत में, उनको विदड्रॉ कर लिया गया है। तो जो एक बातें हो रही थी कि इन दोनों पार्टियों में कोई इलेक्ट्रल इत्तेहाद अलायंस बनेगा, इस हवाले से फिरदौस आशिक अवान साहिबा से पूछेंगे कि क्या ECP ने इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, इलेक्शन होंगे, क्या मामला है। एक बड़ी अनसर्टन सी फिज़ा है। इसके साथ साथ PCP की चेयरमैनशिप पे एक टग ऑफ वार नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान था, जिसके बाद सेठी साहब का बयान आया कि वो इसमें वजह नज़ा नहीं बनेंगे या वजह तनाज़ा नहीं बनेंगे। IMF के बगैर डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ये ब्लूमबर्ग का कहना है। ये हम मैशत पे आखिर में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो क्या नज़र आ रहा है, नंबर एक, क्या इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन है तो क्या आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे, और इन हालात में क्या लगता है आपको आवाम की पार्टिसिपेशन कैसी होगी, बिलखसूस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि जो नैरेटिव आप लेके आगे बढ़ रहे हैं या जिसको आप प्रोग्राम में डिस्कशन का ज़रिया या हिस्सा बना रहे हैं, वो तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात, उनकी उम्मीदें और एक उनके साथ जुड़े जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज़ हैं, वो सारा वही सारा बयानिया है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। देखिए, ये जो इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, इसकी तो हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है कि कब उन्होंने करवाने हैं। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हों। उसकी वजह क्या है कि जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, जितना सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को और ज़्यादा एग्रीवेट करेगा और ज़्यादा गंभीर करेगा। इंटरनेशनली, रीजनली, डोमेस्टिकली जो भी पॉलिटिकल लैंडस्केप बन रहा है, उसके अंदर भी ये अशद ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबल, वाइब्रेंट, डेमोक्रेटिक फेस के साथ उन दुनिया के ममालिक के साथ अंगेज हो। जितना लीडरशिप का कन्फ्यूजन रहेगा, उतना आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ रहेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मौक़िफ़ आप समझ रहे हैं कि हमने क्विट किया, देखिए, हम पार्टी नहीं थे उस हुकूमत का। हमारे दो मेंबरान जो हैं वो चौई साहब और ऑन चौई साहब और नुमान लंगड़ेयाल साहब जब वहाँ पे SAPM और एडवाइज़र बने थे, तो IPP ने जन्म नहीं लिया था। IPP के बनने के बाद जब हम मार्ज़ वजूद में आ गए, तो ये ज़रूरी था कि हम अपने आप को उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर से डिसोसिएट करें, क्योंकि ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट जमात हैं, आपकी एक अलहदा शनाख्त है, आपका एक इनफरादी मैनिफेस्टो है और आपका एक इलेक्शन के अंदर एक अपना वे फॉरवर्ड है, तो फिर हमें उस हुकूमत के अंदर या PDM के अंदर बैठ के ये तासर देना कि वी आर पार्ट ऑफ देयर लेगेसी, या वो जो बैगेज है उसको उठाने के लिए हमारे कंधे भी हाजिर हैं। तो ये ज़रा एक नेगेटिव मैसेज था जिसको लीडरशिप की सतह पे डिस्कस किया गया और ये ज़रूरी समझा गया कि हम अपने इंडिपेंडेंट वे फॉरवर्ड के साथ आगे चले, और पार्टी बन गई है तो दोनों शख्सियात अब उससे डिस्कनेक्ट करें। तीसरी बात जो आपने की है, अल्टीमेटली आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो इस पार्टी का ओवरऑल एक आगे बढ़ने का जो अलायंस और इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर किस तरफ झुकाव या कोलैबोरेशन हमारी बनेगी। तो देखें, जो सियासी जमातें होती हैं वो सियासी स्पेस को देती भी हैं, लेती भी हैं, और ये फ़ैसले होते हैं जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी आप एनालिसिस करते हैं। अभी हमने अपना जो ढांचा स्ट्रक्चर है पार्टी का, उसकी पहली हिंट आज रखी कि हमने रीजनल वो हमारी जो कमेटीज़ थी, कोऑर्डिनेशन कमेटीज़, वो हमने बना दी हैं। उन रीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ को हमने 10 दिन की डेडलाइन दी है और उनको हमने कहा है कि आप अपने ज़िले की सतह पे
वो तमाम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म प्लान करें और वो लोग जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर होंगे आने वाले इलेक्शन के अंदर, वो चेहरे जो एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टेक होल्डर या एज अ सपोर्टर और वोटर हम सामने लेके आएंगे, तो उनकी नॉमिनेशंस करके 10 दिन के अंदर ये रीजनल कमेटियां अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। हमें नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, हम आगे की तरफ देख रहे हैं और हमारा टारगेट जो है एक मुस्तहकम पाकिस्तान है जिसकी तरफ हमारा सफ़र रवां दवां है। मैडम हमारे साथ रही, अजान की ब्रेक है, गुफ्तगू जारी रहेगी। भट्टी साहब को इन करते हैं, आप भी सवालात पूछें। अजान की ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, बड़ी सराहत से और वजाहत से मैडम ने जो पार्टी के जो एक मकासद हैं उन पर बात की है। यकीनन आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। प्लीज़ ओवर टू यू भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मोहतरमा फरदौस अवान साहब बड़ी दूर फहम है। मुझे 99 का मौका याद आ गया कि मोहतरमा से मुलाकात हुई थी, फरदौस, मैं, राना ताहिर, उस्मान, यूसुफ। खैर, इस मौजूदा इशू पे आ जाते हैं। मोहतरमा ये बताएं, ये हुकूमत सुप्रीम आइन को नहीं समझती। सुप्रीम इलेक्शन भी मार्च 2024 तक कराना चाहती है, तो ऐसे में पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या पॉलिसी होगी? वो डिले का हिस्सा बनेगी? भट्टी साहब, पहले तो आपका जो एक विजन और आपकी अपनी एक पॉलिटिकल विजडम जो रही है, और आपने हमेशा जो है जिस तरह से पाकिस्तान के लिए अपनी तवानाइयाँ और इस मुल्क के कौमी मफाद के लिए एक जदोजहद की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हम आपके शागिर्द हैं। और 99 का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वक्त मैं वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी और पाकिस्तान के लिए वो सीट जीती थी जो आज तक पाकिस्तान नहीं जीत सका, और पहली दफ़ा इंडिया को हराया था और वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की वाइस प्रेसिडेंट मैं बनी थी और आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। दूसरी बात जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, डेफिनेटली देखें, इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। उसके लिए नंबर 1 चैलेंज ये है कि जो इन्फ्लेशन है और जिस तरह से रुपया गिरा है और डॉलर ने रुपये को पटक के मारा है और उसको लीर कतीर कर दिया है रुपये को, तो वो संभल नहीं पा रही है गवर्नमेंट। उतनी ही टेंशन, प्रॉब्लम और फिनंशियली नहीं, वो तो एक ओपन सारी दुनिया के पास एक सीक्रेट है कि भाई कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है कि ना पता हो। जो इंटरनल पब्लिक के अंदर जिस तरह का अवामी पजीराई में बहुत बुरी तरह नून लीग के लिए चैलेंजेस हैं ग्रास रूट लेवल पे, और वो इस हकीकत से आगाह हैं। उन्हें पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अवाम का गुस्सा बढ़ता है, जब रुपया गिरता है तो लोगों का मोराल गिरता है, और जब इस किस्म की सिचुएशन आती है जहाँ अनसर्टिनिटी होती है तो नाउम्मीदी पैदा होती है। अब इस हुकूमत के पास भी एक ही रास्ता है कि अपने टर्नओवर को पूरा करके ये एक केयर टेकर सेटअप को लेके आए, और वो केयर टेकर सेटअप जो है वो डिफाइंड टाइम के अंदर इलेक्शन कराए। अगर वो केयर टेकर सेटअप अपना प्रोलॉन्ग करता है तो ऑल ये सिचुएशन या ये सारा सिनेरियो जो है, ये पॉलिटिकल लैंडस्केप घूमता है आपकी इकॉनमी के गिर्द। अगर आपकी इकॉनमी जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे स्टेबल रहती है और आप डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर आ जाते हैं, तो फिर टाइम पे इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हमें इकनॉमिकली जो है वो किसी और सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद है बाकी सारे महाज। क्योंकि पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को स्टेबल रखना, पाकिस्तान की इकनॉमिक फ्रंट के साथ जुड़े चैलेंजेस को ओवरकम करना, ये फिर नेशनल ड्यूटी है। फिर ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का बहुत अहम पिलर है कि आपने पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है और जो पाकिस्तान का मुआशी मफाद है,
उसको इंटैक्ट करना है। तो फिर बाकी जमहूरी मफाद और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी होंगे, पहले जो है कौमी और मुआशी मफाद जो है वो तरजीह होगा। ये सारी चीजें अच्छा, के बाद एक सवाल क्या बनती है? आपने हर दौर देखा है, डू यू थिंक के मौजूदा पीडीएम में इतनी अहलियत है कि मौजूदा माशी सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल ले? देखिए, ये सारी चीज़ें कंसेंसस के साथ जुड़ी होती हैं। कोई भी क्राइसिस हो, जब आप कंसल्टेशन डायलॉग करते हैं और कंसेंसस होता है तो आसानियाँ पैदा होती हैं। जहाँ पे आपकी कन्फ्रंटेशन होती है, तसादम होता है, मफादात का टकराव होता है, वहाँ फिर क्राइसिस जन्म लेते हैं। इस वक्त जो मैं देख रही हूँ कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में जो जमातें हुकूमत में होते हुए भी आपस में सियासी मफादात का टकराव कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो निचली सतह पे आपको एक स्पेस बनती भी है, तो जब ऐसे बयानात और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था और टकराव का जब पब्लिक के सामने एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो अवामी सतह पे फिर और मायूसी जन्म लेती है। तो मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो 13 जमातों ने मिल के ज़िम्मेदारी उठाई थी वो आज के दिन तक उसको पूरा करने में नाकाम रही हैं। अच्छा, फरदौस आशिक कवान साहिबा, एक और जो सिलसिला है कि मिसाल के तौर पर पीडीएम वाले खुद कहते हैं कि जी हमने रियासत बचाई और पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब है कि जनाब हमारी सोशल बेस उड़ गई कि, और इसलिए इलेक्शन से भी वो आपको पता है गुरेज़ा हैं और भागे हैं। अलबत्ता आपकी पार्टी आई है तो वो कहती है कि इलेक्शन भी करवाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी पार्टी बनी है, बहुत बड़े लीडर हैं, ऊपर तो बहुत टॉप पे लीडर हैं, वर्कर कोई हमें अभी नज़र नहीं आ रहे, और क्या कोई अवामी प्रेशर था हल्कों में कि मिलके आपने सब ने कंसेंसस किया कि यार हमें एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए? व्हाट ट्रिगर्ड दिस पार्टी? बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना, लीडर्स हैं, लीडर खुद नहीं बन जाता। लीडर उस वक्त बनता है जब उसके साथ अवाम होती है, वर्कर होता है, और लीडर जो होता है वो लीड करने के लिए सामने आता है, वर्कर जो होता है वो फॉलो करता है। ये तमाम लोग जिन्होंने आईपीपी को ज्वाइन किया है वो अपने हलकों के अंदर अपने घर से जो है वो 35-40 हज़ार वोट लेके निकलते हैं। फिर उसके बाद जमातों के वोट ऐड होते हैं, फिर हवा के वोट ऐड होते हैं कि जीत कौन रहा है, तो उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल जो है वो जीतता है। तो ये हकीकत है। अभी हमने मैडम अभी भट्ट साहब बड़े उतावले हो रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। हाँ ठीक है, आप वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज करेंगे? नहीं, एक बड़ी बात जो आपने हुकूमती सतह पे कही, तो देखिए रियासत को बचाना ये एक कौमी जिम्मेदारी है, और रियासत को बचाने के लिए सियासत को दाव पे लगाना हमारा फर्ज है। और पीडीएम की इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ कि उन्होंने मुश्किल हालात में रियासत को बचाया। लेकिन हम सवाल करने की इजाजत होगी तबाह किया। जी भट्ट साहब, जी भट्टी साहब जी। अच्छा कमान साहब, ये बताएं, जो आपने हवा का कहा है, सुना है वो आंधी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, ऐसे में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसका मुकाबला करने की यकीनन अहलियत रखती होगी? देखिए, जितने लोग सियासी महाज पे लड़ते हैं उनके लिए इस तरह की आंधियां चलती रहती हैं, आती रहती हैं, और आंधियों से लड़ना ही फन है, आंधियों से लड़ना ही आपका फन है। और उन्हीं आंधियों से लड़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह पहले भी उन आंधियों के रुख मोड़े थे, अब भी मोड़ेंगे। अच्छा, ये भट्ट साहब जो है बड़ी देर से खामोश है मैडम, भट्ट साहब बड़ी देर आंधी ना कहेंगे वावलूना है, नहीं, लेकिन आपने ये तौर पे वावलूना आता है, वो लोगों को घुमाता है नहीं, और फिर वो फजा में तहलील हो जाता है। आपने अभी कहा हवा के वोट है, आप जिक्र कर रहे हैं, वो तहलील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा नहीं, हम और बात कर रहे हैं, आपने कहा फिर हवा के वोट होते हैं। नहीं, मैं ये बताएं, ये हवा के वोट किस समझ से आएंगे ये तो मैं बाद में पूछूंगा, मगर भट्ट साहब बड़ी देर से खामोश हैं और बहुत उतावले हो रहे हैं आपके लिए सवाल करने के लिए। जी भट्ट साहब भाई, ये जो हवा वरोला की बात हो रही है, इसको इंग्लिश में राउंड द एयर कहते हैं या क्या कहते हैं? एक तो ये रहनुमाई फरमाएं, और दूसरा ये बताएं, जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है,
इसमें इलेक्टेबल्स की बड़ी तादाद जो है वो हमारी इत्तला के मुताबिक और भी शामिल हो रही है। क्या इससे किंग्स पार्टी का तासुर तो नहीं उभर रहा? और दूसरा आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके सीने में बहुत राज है बनी गाला इस्लामाबाद के। आज किंग्स पार्टी का सवाल का जवाब देने के बाद एक आध हमें वो बात भी जरूर बताइएगा। शहजाद साहब, आपकी शरारतें जो है ना, और ये चुटकुले जो हैं, और ये जिस तरह प्रोग्राम के अंदर आप जो पंजाबी टच देते हैं, उससे लोग जो हैं वो आपके वैसे ही गर्विदा होते हैं। तो मैं तो वैसे ही आपकी बहन हूँ, कई सालों से हमारा एक रिश्ता है जो तकद्दस का रिश्ता है। अब बात ये है कि जिस तरफ आप मुझे लेके जाना चाहते हैं, असल हकीकत ये है कि आपको भी पता है कि जो इलेक्टेबल्स या ओवरऑल पॉलिटिकली वो लोग जो हल्कों की सियासत करते हैं वो सफोकेटेड थे, वो घुटन का शिकार थे, और मखसूस एक सेटअप और माइंड सेट था जो उन लोगों को ना बोलने देता था, ना उनको अपनी मर्ज़ी से कोई बात करने देता था, ना किसी जगह पे वो अपनी आज़ादाना राय का इजहार कर सकते थे। तो उन लोगों को एक वेंटिलेशन पॉइंट मिला है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में, और वो लोग जब एक नए प्लेटफार्म पे आएंगे और आके वो ये चाहते हैं कि जनाब फलाने ने भी देख लिया, फलाने ने भी देख लिया, और रह गए ने नवे आए ने, चलो इन्होंने भी ट्राई करने। ये एक हमारी नेचर है, ये एक हमारा मुआशरे का एक वो रुख है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लिहाजा जो लोग भी आ रहे हैं उन लोगों को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये समझ है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक नए प्लेटफार्म की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को सियासी और मुआशरी अदम इस्तेहकाम से निकाले। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शहजाद भाई कि रियासत और सियासत जब तक आप इनको इकट्ठा नहीं करेंगे, इस मुल्क से ये क्राइसिस जो सियासी महाज पे चलते हैं। मैडम एक और सवाल है, आईपीपी रियासत और सियासत को यकजा करने जा रही है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से कामयाब फरमाए। आपने साबका खातून अव्वल पर कई 100 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया है, एक तो ये उसकी बता दी, उसकी आपके पास क्या उसकी यानी हैं एक और दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि नई तो ये तो मतलब है पुरानी शराब नई बोतलों में है, सारे बहुत ही मंजे हुए लोग हैं आपके इर्द गिर्द। बहरहाल जो मेरा पहला सवाल था इस हवाले से क्या कहेंगी आप? देखें, शराब नई हो या पुरानी हो, वो नशा जिनको होता है वो बेहतर टेस्ट करते हैं। बोतलें बदलने से वो टेस्ट जो है वो नहीं बदला करता, आपको भी पता है। और जिनको पता है, जो अवाम है नीचे बैठे हुए, उनको पता है कि जिन लोगों ने उनके लिए डिलीवर किया होगा, उनको सपोर्ट किया है, उनको फातिहा दरूद पढ़े हैं, शादियाँ अटेंड की हैं, उनके डेवलपमेंट के काम किए हैं, उनके दुख सुख में हिस्सेदार रहे हैं, तो वो अवाम उनके साथ उस टेस्ट को एंजॉय करते हुए आगे चलेंगे। और जिन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनने की सियासत की है ड्राइंग रूमों में बैठ के, तो उनका इलाज मालजा 80% हो गया, जो रह गया वो अवाम कर देंगे। जो आपने हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बोलिए, बल्कि भट्टी साहब भी। दूसरी बात आपने कही, देखें जो मुर्शद की बात कही आपने, जी, तो आपको पहले तो बुशरा बीबी का नाम जो है वो उसके साथ मुर्शद लगाना इसलिए वाजिब है कि पीटीआई के चेयरमैन ने वर्मला हर जगह खड़े होके लोगों के अंदर, अवाम के अंदर, मीडिया के अंदर ये हकीकत को तस्लीम किया है कि मेरी वो मुर्शद हैं। तो जो मुर्शद होता है उसका हुक्म अमर होता है, और उनकी जो अमर होने की दास्तानें हैं वो उन्होंने करप्शन को हमेशा के लिए अमर किया है। उस मुर्शद के हुक्म से जिस तरह से उनके ख़ानदान ने ग्रो किया है, जिस तरह उनके असासों ने ग्रो किया है, जिस तरह से उनकी ज़मीनों ने ग्रो किया है, जिस तरह से आप, मैं नहीं कह रही हूँ, आप 2400 करोड़ के असासे सिर्फ उनके बच्चों के निकाल के देख लें, और वो बच्चे क्या करते थे जो इतने चंद सालों के अंदर वो खरबपति बन गए हैं।
और ये वो एक बदकिस्मत हकीकत है जिसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब लोग जान लेंगे। जिन्हां ने उन्हां नाल काम कीता सी भट्ट साहब, उन्हां दा ते गया जे चाल हथ, ते जिन्हां दा जे चाह है वे उन्हां नूं भी ला लैण दिओ। डॉक्टर साहबा ये बहुत बड़ी फिगर नहीं दे रही आप, 2400 करोड़, ये बहुत बड़ा फिगर दे रही हैं आप जी। 2400 करोड़ एक बेटे के सासे हैं, एक बेटे के, और एक बेटे के, और अहमद मुश्तबा साहब जो उनके भाई हैं हमारी मुर्शद साहिबा के, उनके भाई के अहमद मुश्तबा वट्टू, मैं ये टीवी पे आपको ओपनली चैलेंज करते हुए ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने जिस तरह की तबाही मचाई, और ये बुशरा बीबी के हवाले से जो मुख्तलिफ सोसाइटियों में शेयर ख़रीदे गए, स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर ख़रीदे गए, अगर ये डिनाई करना चाहते हैं तो करें, और मेरे इस चैलेंज को गलत साबित करें कि अहमद मुश्तबा और इब्राहिम मानिका उनके बच्चे अभी रिसेंटली जो फार्म हाउस बेटी के नाम पे गिफ्ट हुआ है, जो 4 करोड़ की गाड़ी अभी 2 हफ्ते पहले गिफ्ट हुई है। तो अगर कोई सियासत के अंदर पीटीआई की हुकूमत में 2018 में 2 चीज़ें भट्ट साहब पीटीआई वर्कर को के हिस्से में आई थी, एक इक़्तिदार और एक पीरनी साहिबा बुशरा बीबी। तो जो इक़्तिदार था वो पीटीआई कारकुन को तो कुछ ना दे सका, लेकिन बुशरा बीबी ने अपने खानदान को नवाज लिया, जो उनका एजेंडा था उसमें वो कामयाब हो गए। जी भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भट्टी साहब की इजाजत से एक फिक्रा सिर्फ भट्टी साहब अर्ज करना चाहता हूं, और फिक्रा मेरा सिर्फ एक है कि मैडम आप समझती हैं कि इतने इल्जामात के बाद अगर कल को आपकी हुकूमत आ गई तो जिन जिन अफराद के आप नाम ले रही हैं इनको आप पाबंदे सलासल करेंगी? फिर देखिए ये लोग उससे पहले अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब वक्त कम है। अच्छा मैडम एक तो ये बताइएगा कि परवेज खटक साहब, असद उमर समेत क्या कुछ और लोग भी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को शामिल करेंगे? और दूसरा एक छोटा सा सवाल, जो शहजाद भट्ट साहब ने कहा बनी गाला की बहुत चीजें हैं, वो मैं ऑन कैमरा नहीं पूछता, अगर मैं अवारी होटल में आपके लिए चाय का अरेंजमेंट करूं, सड़क है इस तरफ नहीं, सड़क है उस तरफ, लेफ्ट साइड पे अवारी, तो फिर आप कोई रहनुमाई करेंगी? मुझे नहीं। देखिए बात यह है कि बात ये सच है, मगर बात है रुसवाई की। असल बात यह है कि इसको जितनी दफ़ा भी कहेंगे स्वाय शर्मिंदगी के और क्या हासिल होना है। दुख की बात है, ये तकलीफ़ की बात है कि जिनको आपने रहबर समझा वो राहज़न बन गए, और जिनको मसीहा समझा उन्होंने जिस तरह से इस मुल्क के। बिल्कुल सही फरमाया आपने फिरदौस आशिक अवान साहबा। एक में वक्त कम है लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का मजीद फ़ायदा उठाया जाए। आप किस किस का राज आपके पास नहीं है? आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो उस वक्त जो PDM में शामिल पार्टी है, कुछ उसके बड़े किरदार हैं ख़वातीन व हज़रात जिनकी करप्शन की दास्तानें आपने सुनाई थी, तो उनका तो कुछ नहीं हुआ। उनके साथ तो आप मिलकर अब इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं शायद। देखिए बात यह है कि इत्तेहाद जो है सियासत के अंदर कभी दरवाजे बंद नहीं होते। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो आपका एक ज़ाती नज़रियाती इख्तलाफ है, कोई आपका कत्ल और दुश्मनी के वैर नहीं है। यही वो बात है, यही वो सोच है जिसकी हमने नफ़ी करनी है कि सियासत में इख्तलाफ राय करना हमारा हक है, गलत बात की निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। और लेकिन उसको ज़ाती दुश्मनी और अदावत में नहीं बदलना। बहुत खूबसूरत नोट पे एंड किया आपने। और मुत्तहिदा पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, क्योंकि नफरतों का पाकिस्तान अब मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल बहुत खूबसूरत नोट पे एंड किया मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बतें होनी चाहिए, बहुत सही उन्होंने बात। मगर ये जो हमारी सिलेक्टिव जिक्र होता है करप्शन का, कभी हम एक का करते हैं कभी दूसरे का करते हैं, क्या है कुछ सूट करता है कभी कुछ सूट नहीं करता। करप्शन चलती रहती है, किरदार वही रहते हैं, पार्टियां बनती रहती हैं। क्या सिलसिला है? आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद और भी बहुत सी बातें भट्टी साहब और भट्ट साहब से करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
अच्छा भट्टी साहब, ये गुफ्तगू हमने सुनी, ज़ाहिर है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और इसमें इस्तेकाम तो बहुत है, मगर ये फरमाइए भट्टी साहब कि इलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो क्लियर कट कोई बात नहीं करता है। अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कुछ यानी एक मिली जुली बात की होंगे, तो अगर हालात ख़राब हुए तो फिर नहीं भी होंगे। तो ये एक तो इस पर आप आइए, और दूसरा ये कि अब जो PPP और नून लीग में बज़ाहिर एक लड़ाई की बात थी जिस पे सेठी साहब ने कहा कि भाई मैं अपना नाम विदड्रॉ करता हूँ, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है वतन अजीज़ के लिए उन्होंने, तो आप क्या समझते हैं कि अब दोनों पार्टियाँ इकट्ठी रहेंगी? क्या मंजर बन रहा है पाकिस्तान में PPP और जनाब मुस्लिम लीग नून के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से? भट्टी साहब। काजी साहब, इस्तेकाम में पाकिस्तान के गुब्बारे से हवा इलेक्शन से पहले निकल जाएगी, ये बात भी आप रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक 22 अप्रैल के करदारों ने यानी कि PDM ने मुलाकात की है, अहम आपस में सियासी मुलाकात अहम, बाकी छोड़ दे, और उन्होंने कहा जी अगली हुकूमत हमारी होगी। अब लड़ाई सिर्फ तरीके इंसाफ को खत्म करने की है, क्योंकि वोट इस वक्त 3 सर्वे हुए हैं, एक वफाकी हुकूमत, 4 सूबों का, और फिर 4 सूबों के अलावा एक और एजेंसी ने, उन्होंने कहा है आज भी तरीके इंसाफ 70% सीटें ले जाएगी। अगर ये बाहर रहते हैं तो ये PDM तो एक चूचू का मरब्बा है अपने मुकदमात खत्म कराने का जो उन्होंने करा लिए। PDM तो छोड़े, मरियम नवाज साहिबा मोहतरमा जो सहाफियों की फरिश्ते दे रही हैं अक्सर कि इसको टारगेट करो, इसको मैं ऑन कैमरा रखना चाह रहा हूं, ये बात इनके तो नून लीग में आपस में इख्तलाफ होगा, हो सकता है ये इलेक्शन वक्त पे करे भी ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब फिर ये क्या सिनेरियो बन रहा है? भट्ट साहब आपके पास खबर है, आप मुझे खबर देना चाह रहे हैं? काजी साहब, बात यह है कि इस वक्त साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब की ज़मानत तो हो गई है और कोट लखपत कैंप जेल से उनकी रिहाई के जो बात है वो भी है, लेकिन ख़बर इस वक्त ये है कि FIA में उनके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि उनकी रिहाई के बाद ये देखने वाली बात है कि क्या दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। जो इस वक्त मौजूदा सारी पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें काजी साहब किसी को किसी बात की समझ नहीं आ रही कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। जो आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाली जो बात कर रहे हैं, उसमें ये सारी लड़ाइयाँ, नजम सेठी ने भी क्या दिया, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, और नवाज शरीफ ने उसकी ड्यूटी लगा दी कि मैं तुम्हें बनाता हूं चेयरमैन PCB, तुम जाके जरदारी साहब से परमिशन ले लो। बाद जरदारी साहब दुबई थे, परमिशन ना मिल सकी, अब उन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया। लेकिन सवाल यह है, लड़ाई अभी तक जो है वो अंदर खाते में ही है और आवाम के लिए लड़ाई है, लेकिन जो असल मामलात है वो लंदन में बैठ के अभी भी जहांगीर तरीन साहब के साथ पक्की कंफर्म डील हो रही है। भट्टी साहब, आप तवील अरसे से आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और भी, ये PCB में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मतलब है कि इसकी सीट के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए? इसमें तो इतनी ज़्यादा कोई तनख्वाह होती है, क्या मसला है? और फिर इतने बड़े सरमायादार ज़कात अशरफ साहब हो गए, तो ये क्या इसमें है? अरबों खरबों का फंड है, अरबों खरबों का फंड है। आसफ अली जरदारी साहब बज़ाहिर आग के लाश से गए हैं, आपकी 3 शख्सियत दुबई में उनसे मिल के आई हैं, तो मैं आगे मुल्क से दूर हूं, मुझे जिंदगी से दूर क्यों करना चाहते हैं आप? नहीं, अच्छा भट्टी साहब, एक और भी मामला है, देखिए ना, हर फील्ड होता है। सेठी साहब एक बहुत अच्छे मंजे हुए साफ़ी हैं, बड़ा सीखा हमने उनसे, लेकिन वो क्रिकेट के बारे में जितना इल्म रखते हैं उतना ही मैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में रखता हूँ। तो ये बेहतर नहीं होता कि हम जो माहिरीन हैं, वैसे माहिरीन को तो हम भगाने में बड़े माहिर हैं, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं नादरा के चेयरमैन फिर एक दफ़ा तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला है? मुल्क जो है, फिर एक और भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो कल परसों हमने नहीं किया, वो ये कि ये जो सेनेट के चेयरमैन के लिए जो इन्होंने पर्सनल बिल ला के करोड़ों अरबों रुपए की जो एक मराहत दे दी हैं, तो इस तरह तो नहीं लगता इंशाल्लाह बहुत तरक्की, मुल्क के मैशत तो ऊपर जा रही है। आपने पढ़ी है वो मराहत जो साबका और हालिया सेनेट के चेयरमैन को दी हैं, एक मुबैना तौर पर डिफ़ॉल्ट होते मुल्क में? काजी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक मैं वो नहीं पढ़ सका। ये हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम नहीं लाई,
इसके अवाम के वोटर से कोई वास्ता नहीं, एक साजिश के दायरे में ये आई और जो इनको लाए ये उनकी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। याद रख लें, जितना तलाफी नाकाबिल तलाफी नुकसान ये 14 माह में हुआ है, काजी साहब अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप खुद इंकशाफत कहेंगे क्या क्या सौदेबाजी हुई, कौन कौन सौदा किस किस में बिका। आप एक चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं 5 ओहदों पर इस वक्त वो लड़ाई हो रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी में कि निगरान हुकूमत भी आए तो इन लोगों को नहीं बदलेंगे आप। ये कौम गिरवी रखी जा चुकी है। अच्छा बड़ी साहब, ये साफ़ी जो है, हम तो साफ़ती की, हमने कोई ओहदा वहदा तो नहीं लिया, तो ये मुझे बताएं, अब हमारे बड़े अच्छे दोस्त फाद हुसैन साहब जो हैं वो मशीर बन गए, उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन ये बने, फिर कुछ सैनेट में चले गए, तो फिर कुछ जजेस के बारे में एतजाज़ हसन साहब कहते हैं माशाल्लाह उनको जो है सैनेट में हम ले जाते हैं। तो ये ऐसे नाबग़े रोज़गार लोग होते हैं जिसके बगैर रियासत नहीं चल सकती, और ये गलत पेशों में चले जाते हैं और उन्हें फिर इनकी बेपनाह खदमात या जो इनकी सलाहियतों की वजह से ले आते हैं हम हुक्मरानी में। भट्टी साहब, अच्छा काजी साहब, निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत नसीब करे और दीगर सीनियर कहते थे सहाफ़ी के लिए सरकारी ओहदा देना एक बहुत बड़ा गलीज दाग है। मैंने तो उन जैसे सीनियर लोगों से सुना है, और कई लोग आजकल बज़ाहिर हुकूमत के साथ भी हैं और किसी के खिलाफ भी हैं। तो जिस तरह हम कहते हैं सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, सहाफ़ियों का भी ज़रूरी है। इसमें दो मुँह सांप भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। नहीं, अच्छे लोग तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था भट्टी साहब कि ये जो पोलराइजेशन है, चले सियासत में तो होती है, मुख्तलिफ मंशूर होते हैं, कि हमने सहाफ़त भी बांट दी, हमने बार भी बांट दी, हमने इदारे बांट दिए, यानी ये इस पार्टी का इदारा है, इदारों के अंदर लोग जो हैं अच्छा, वो ये क्या है? काजी साहब एक गुजारिश, इन सब की तकसीम में पैसा होगा, और मैंने ईमानदारी से कह रहा हूँ 85 में सहाफ़ियों को पैसे का सिलसिला शुरू हुआ। एक एडिटर फौत हो गया, उन्होंने भी आपको ऑफर की। 10 सहाफ़ियों को मैं जानता हूं जिसने नून लीग ने मुबैना तौर पर पैसों पे लगाया, और अब भी मरियम नवाज साहबा के मुबैना मीडिया सेल में कई सहाफ़ी बड़े बड़े नाम इतने फायदे ले रहे हैं कि उन्हें 1000 साल की नौकरी के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। और साहब वो लंदन में एक इलाका है ऑक्सफोर्ड, उस ऑक्सफोर्ड इलाके में जो न्यूबरी है। अच्छा काजी साहब, काजी साहब कुरान पाक पे हलफ ले कि इनके पास एक बंदा पैसे देने नहीं आया जो आज कल 8 बजे प्रोग्राम करता है। फिर मैं भी 3 सहाफ़ियों का नाम ले दूंगा किनके पास भट्टी साहब पैसे लिए और साबित करूंगा। भट्टी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, कुरान पाक हमारे लिए बड़ी मुतबरक और बरगज़ीदा किताब है, इस पे पढ़ें, इस पे अमल करेंगे हम, और बाकी ये है कि इसको रहने दें, ये कहानी फिर सही। तो ये चले वो लंदन वाली बात का भट्टी साहब बताए ना, वो लंदन में जो ऑक्सफोर्ड का इलाका है और न्यूबरी जो है, वहाँ पर हज़रत किबला जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह है, और सुना है कि एक ऑनलाइन और जिना अखबार के मालिक का भी वहाँ पर कुछ सुना है घर शर है, काफ़ी मोहल्लेदार हैं, आपस में करीब है। ये जो ऑक्सफोर्ड और न्यूबरी का इलाका है, ये पाकिस्तान की सियासत वहाँ पर हो रही है। आप एवन फील्ड भी जाते होंगे, लंदन में मौजूद हैं, क्या है ये सारा कुछ सर? जहांगीर तरीन का तो मैं नाम ले सकता हूँ, दूसरे नाम पे मैं बात नहीं करना चाहता। अभी कभी मौका मिला तो मैं ऐसे इंकशाफत करूंगा कि अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन जहांगीर तरीन एक पॉलिटिशियन है, मेरा उनसे मरासम है। सियासतदान तो जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन साफियों को खरीदो फरोख्त और साजिशों का हिस्सा बनने से गुरेज करना चाहिए। अच्छा जी भट्ट साहब, आप बताइए, आपकी वैसे बड़ी अच्छी साफ सलामत भी है, तो ये क्यों हम ये इतने मुतमव्वल लोग, इतने पीछे यानी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और फिर ये अहदे हमें क्यों चाहिए होते हैं? काजी साहब, बात ये है कि ये रवायात शुरू से चल रही हैं। आप मुशाहिद हुसैन से शुरू कर लेना, आप आज से शुरू ना करें, मुशाहिद साहब से शुरू कर ले। ये जो जैसे नजम सेठी साहब है, अब नजम सेठी साहब एक कदकाट का आपके भी साथ काम किया हुआ है। नहीं, मैं काम की साहबत में तो कदकाट नहीं लग सकती ना, जर्नलिस्ट तो वो बड़ा है। अब ऐसे लोग अगर मुल्क में आ जाए
और सियासतदान आ जाए तो मैं समझता हूँ कोई इतनी भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई जर्नलिस्ट जो है वो इस वक्त निगरान वजीर आला बन गया या कल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी बार का मालूम बन जाए, क्या हो जाएगा? 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं किसी की मिसाल नहीं देता। बट साहब आप मुझे एक सरकारी ओहदा दे देते हैं, मैं साफ़ी हूँ, मैं सुबह से शाम तक टीवी पे आपके जूते पॉलिश कर रहा हूँ, आप स्याह कर रहे हैं, आप सफ़ेद कर रहे हैं, मैं उसका जवाब अपनी पूरी ज़बान को इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके जवाब। तो फिर जब अच्छा आपने ओहदा ले लिया और साफत छड़ दो, सवेरे फिर अपना थोबड़ा उठा के टीवी पर बैठे आप उन लोगों की जो पॉलिसी की हमायत कर रहे होते हैं जिन्होंने आपको ओहदा दिया होता है। नहीं तो ये नजम सेठी की मिसाल, मैं नजम सेठी की मिसाल नहीं दे रहा, तो छोड़ दिया ना। मैं नजम सेठी साहब की मिसाल मैं ये कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं लेता कि जो लोग आए, जिन लोगों ने ओहदे लिए, तोशा खाने से रकमा मतलब तोहफे लिए और सरकारी ओहदे लिए जिन और आके फिर टीवी पे बैठ के मैं सहाफ़ी हूँ, यार भट्ट साहब साहब ये सारी बात ही वहीं से शुरू होती है। मुआशरा करप्ट हो चुका है। अच्छा माशरा करप्ट हो चुका है, लिहाजा इनको भी करप्ट होने दो। आप और इनका करप्ट होना ठीक है। आप सिर्फ बात करते हैं हमेशा सियासतदानों की, सहाफियों की, बाकी मकातब फिक्र आपको नजर क्यों नहीं आते? भट्टी साहब पता क्या है, कल बहुत एजाज अमीर साहब ने बात की कि यार 400 बंदे थे उसमें पनामा में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक थे ना यार, जिनके पास पाकिस्तान के खजाने की चाबी थी और हमारी अमानतें थी। ये बात ठीक की। अब बात ये है कि आप साफी हैं, सवेरे उठ के शुरू हो जाते हैं हम और शाम को ओहदा भी ले लेते हैं और साफी के साफी। साहिब इल्म कहते हैं, सीनियर कहते हैं साफी जजों से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। वो किसी सियासी जमात का एडवाइजर या चमचा नहीं हो सकता। मुझे कोई सियासी जमात वजीर बनाती, वजीर आला बनाती या एडवाइजर बनाती है तो मुझे किस वजह से बनाती है, मेरी क्या कॉम्पिटेंसी है कि मैं उनकी चमचागिरी कर रहा हूं? मैं अपना पैसा बेच रहा था तब कोई लेता है नहायत एहतराम से, अदब से। क्या अच्छा जो भी बनाया इनकी क्या एक्सपर्टी थी? अल्लाह माँ छोड़ दे, हम अपने आप को समझते हैं, एहतसाब सबका होना चाहिए। भट्टी साहब मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि फिर आप पेशा बदल दिया है तो उधर ही रहें भाई, इधर ना आए। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब दोबारा सहाफत में नहीं आए, वो सियासत में ही रहे, चले रहें, अच्छी बात है। अच्छा अब सवाल ये है भट्ट साहब कि अब ब्लूमबर्ग की आपने भी कल एक अपनी वीलॉग में बात की थी कि ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि हुजूर अक्टूबर तक अगर मुआहदा नहीं होता तो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। हमारे पास जितने मेशेदान आए हैं भट्ट साहब और भट्टी साहब, वो ये कहते हैं कि यार अब जिस हालात में हम पहुंच चुके हैं, मतलब जिस तरह होता है ना कि मतलब कोई कीमोथेरापी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होती भट्ट साहब, वो कहते हैं बीमारी से ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ होती है, मगर वो कहते हैं जी अब इसके सिवा हल कोई नहीं है। तो अगर ये नहीं आता तो फिर आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप मुझे कहते रहते हैं कि कहीं से नोट आने वाले हैं, बताते नहीं हैं किस तरफ से आने वाले हैं, मैं भी राज खलो जाऊँ। देखिए काजी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, IMF और ब्लूमबर्ग की जो बात कर रहे हैं आप, ये तो वाज़िया तौर पर एक ऐसी थ्रेट कॉल आई है जिसने पूरे मुल्क को इस रिपोर्ट के बाद हिलाया ज़रूर है, ये बात सच है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख अगर आप देखें तो आप आज भी इसहाक डार वहीं खड़ा है जहाँ वो पाकिस्तान आने से कबल खड़े थे और 200 रुपया कम डॉलर की बात कर रहे थे कि मैं प्राइस को इस नीचे ले आऊंगा। मैं कहता हूं तो आज तक नहीं सके। साहब आप 200 से नीचे लेके आए, खुदा की कसम तायात जितने इलेक्शन होंगे मैं आपको ही वोट डालूंगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वोट रजिस्टर करूंगा। लेकिन आपको ये बात ठीक करें, वक्त कम है, बड़े ख़राब है, हमें मिलकर ठीक करना है, झगड़े ख़त्म करने हैं और मईशत को दुरुस्त करना है। अल्लाह करे हम इसमें कामयाब हो जाएं। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।